हेलो टू ऑल दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक न्यू वैकेंसी के साथ आया हूं। तो ये दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है, जो एक मिनी रत्ना पीएसयू है, जो कि वैकेंसी जो है ईस्टर्न रीजन के लिए निकला हुआ है। तो मैं ये बता दूं ये वीडियो किन के लिए है। आप अगर सिंपल आप 12th पास हैं, अगर आप सिंपल 12th पास हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें। और या तो आप 12th पास हैं या आप उससे हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ओनली आप अगर 12th पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकला हुआ है, अगर आपका डोमिसाइल है, आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम, ये इतना स्टेट के अगर आप निवासी हैं, आपका डोमिसाइल है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। निकला हुआ है, ये जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट निकला हुआ है, जो कि फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और इसका जो पे स्केल है NE4 लेवल का पे स्केल है। ये दोस्तों PSU का अलग पे स्केल चलता है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव का है। NE मतलब हुआ नॉन एग्जीक्यूटिव, तो नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल 4 के अंतर्गत ये आता है। तो दोस्तों मैं आपको मेन पॉइंट बता दूंगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं मेन जो पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकला हुआ है जूनियर असिस्टेंट के लिए, वो टोटल पोस्टों की संख्या जो है 89 है, मतलब 89 पोस्ट टोटल है, जिसमें से 45 सीट जो है UR कैटेगरी के लिए है, 10 सीट जो है SC कैटेगरी के लिए है, 12 सीट है जो ST कैटेगरी के लिए है, 14 सीट है जो OBC कैटेगरी के लिए है, और EWS के लिए 8 सीट निकाला गया है। और अगर आप, मैं फिर से बता दूं, अगर आप सिर्फ 12th पास हैं फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ एक कंडीशन है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, DL आपके पास होना चाहिए, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। अभी मैं एलिजिबिलिटी की तरफ चलता हूँ, लेकिन पहले मैं इसलिए बता दिया कि अगर ये चीज़ आप लोग के पास नहीं है, 12th आपका होना चाहिए और प्लस में ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो आप भर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। 13 पोस्ट जो है वो रिजर्व है। ये हॉरिजेंटली रिजर्वेशन दिया गया है ESM के लिए, जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 13 पोस्ट जो हॉरिजेंटली रिजर्वेशन है। और एक पोस्ट जो है उन पर डिपेंडेंट कोई है, अगर कोई एक सर्विसमैन है उन पर कोई डिपेंडेंट है तो उनके लिए एक पोस्ट रिजर्व है। और इसमें और है दोस्तों, जो अग्निवीर लोग हैं उनको 10% का रिजर्वेशन इसमें दिया गया है। आल्सो हॉरिजेंटली रिजर्वेशन ऑफ 10% टू एक्स अग्निवीर इज एप्लीकेबल। मतलब अग्निवीर में कोई अगर जॉब कर रहे थे 4 साल के बाद वो रिटायर कर गए हैं, तो उसमें यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे उनको 10% सीट जो है उनको रिजर्व है, और वो भी हॉरिजेंटली है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि होता है कि जैसे कि आप UR में जनरल कैटेगरी में 45 सीट है, तो अगर कोई अग्निवीर है और उनको इसमें रिजर्वेशन चाहिए तो 10%, इसका 10% निकालिए तो मतलब 4.5, मतलब अप्रोक्स 5 सीट जो है ये अग्निवीर के लिए है। हॉरिजेंटली मतलब होता है कैटेगरी में ही सीट, अलग से उसको सीट नहीं दिया गया है। हॉरिजेंटली का मतलब होता है उसी कैटेगरी में सीट निकाला गया है। जैसे यहाँ पर आपका 10 सीट है SC का, तो इसमें अगर अग्निवीर, अगर कोई SC में कोई अग्निवीर में जॉब कर रहा है तो उसके लिए 10% सीट मतलब है रिजर्वेशन है, मतलब कि 10 का 10% एक होता है। तो इसमें जो है SC में एक सीट जो है वो अग्निवीर के लिए है। उसी तरह ST में 12 सीट है, तो मतलब एक 10% 1.2 होता है, तो मान के चलिए 2 सीट जो है अग्निवीर के लिए है। OBC में भी 2 सीट अग्निवीर के लिए है। EWS में भी आप इसका 10% मतलब कि आपका एक सीट आपका इसमें अग्निवीर के लिए होगा। तो हॉरिजेंटली रिजर्वेशन या हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट है। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 30 दिसंबर 2024 से स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का वो 28 जनवरी 2025 रखा गया है। और आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। इसका एग्जामिनेशन का डेट अभी आपका नहीं दिया गया है। AAI का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वेबसाइट पर आपको बाद में इसको बता दिया जाएगा। दोस्तों आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आपका जो ही पेमेंट है वो तो मिलेगा ही, बेसिक पेमेंट मिलेगा, साथ में DA मिलेगा, उसके बाद कुछ पर कन अलाउंसेंस है वो मिलेगा, HRA आपको मिलेगा, मतलब रहने के लिए आपको क्वार्टर वगैरह मिलेगा। और अदर बेनिफिट विच इंक्लूड CPF का आपको बेनिफिट मिलेगा, ग्रेजुएटी का बेनिफिट मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। ये सब है आपको इसमें जाने पर, आपको जो भी बेनिफिट है, आपका जो भी एडिशनल जो भी आपको पर्क्स एंड अलाउंसेंस मिलेगा वो इसमें बताया गया है। और एज क्राइटेरिया जो है, जिनको एज में रिजर्वेशन है तो वो आप देख लीजिए। अगर आप OBC से आते हैं तो आपके लिए 3 साल है, अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। और ये कट ऑफ मार्क्स है, इस डेट को आप कट ऑफ मार्क लेकर चलिए कि इस डेट तक आपका जो है, जैसे कि जनरल का 18 से 30 है, तो इस डेट से मतलब 1/11/2024 तक आपका 30 साल होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी को कट ऑफ डेट बोलते हैं कि ये डेट दिया है, इतना डेट तक आपका वो एज पूरा होना चाहिए, इस डेट के अंदर आप इसका जो क्वालिफिकेशन है उसके अंतर्गत आपको आना चाहिए। तो आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। 3 ईयर है, 3 साल जो है एक सर्विसमैन के लिए है,
अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे हैं किसी पोस्ट पे, तो आपके लिए 10 साल का रिजर्वेशन है। तो आप देख लीजिएगा अपना किस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपके पास डिग्री होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास 12th का डिग्री है और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस है। अच्छे समझ लीजिए, आप 12th पास हों और साथ में आपके पास ड्राइविंग हो। अगर आपके पास मोटरसाइकिल का भी ड्राइविंग है, मतलब 2 व्हीलर का भी आपके पास लाइसेंस है, लेकिन वो 2 साल मिनिमम होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस। वैकेंसी आने तक आपका 2 साल पहले इशू होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पहला कंडीशन है। और या तो आप 12th पास हैं और आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है कोई कंडीशन नहीं है कि 1 साल का हो, 2 साल का, बस आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और इसके आपके पास लर्निंग नहीं होना चाहिए। एक लर्निंग लाइसेंस मिलता है, वो आपके पास नहीं होना चाहिए। लर्निंग आपके पास नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया है वो है कि आप अगर 10th पास हैं और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में आपके पास DL होना चाहिए। यहाँ पर है दोस्तों, आपको जो है मतलब फिजिकल फिटनेस का जांच होगा, जिसमें आपका आई का जांच होगा, आपका आप सुनते हैं कि नहीं हेयरिंग का जांच होगा, स्पीच मतलब आप बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं हम, आप मतलब गूंगा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए उसका। आपको आप हैं तो ठीक है, हाइट आपका देखा जाएगा, चेस्ट देखा जाएगा, वेट देखा जाएगा। तो जो भी आपका इसका क्राइटेरिया है, आप देखिए लिखा हुआ है कि आई में डिस्टेंस 6x6 होना चाहिए, विदाउट ग्लास होना चाहिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें खास है कि वेट आपका 55 kg से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर जेंट्स हैं तो 55 kg से नीचे नहीं होना चाहिए, और अगर आप वुमेन हैं, आप लेडी हैं, तो आपको 45 kg से आपका कम वजन नहीं होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप फिजिकल इसमें क्या है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी आपका सिलेबस दिया गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा, मतलब आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, 2 एग्ज़ाम इसमें नहीं है। आपका स्टेज 1 एग्ज़ाम है जो कि CBT एग्ज़ाम होगा, और आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिया है कि आपको 100 नंबर में 50 नंबर, UR EWS OBC हैं तो आपको 50 नंबर लाना है, और अगर आप SC ST हैं तो आपको 40 नंबर लाना है। ये मिनिमम कट ऑफ इतना लाना ही लाना है। और सिलेबस में क्या दिया है दोस्तों, 2 पार्ट में सिलेबस रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपका 50% क्वेश्चन जो रहता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रहेगा। अगर आप 12th पास हैं तो आपसे साइंस पूछा जाएगा। आप 12th पास का है तो आपका साइंस पूछा जाएगा, और डिप्लोमा वाला भी है तो उनको साइंस पूछा जाएगा। मतलब ये 50 क्वेश्चन आपका साइंस से रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है आपका सिलेबस से जारी किया जाएगा इनके वेबसाइट पे। पार्ट B में जो है आपका जनरल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 50% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, मतलब आपका GK रहेगा, रीजनिंग रहेगा और इंग्लिश रहेगा ये। उसके बाद दोस्तों आप अगर CBT 1 क्रैक कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो आपसे एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा जो कि स्टेज 2 उसका नाम दिया गया है। उसको बोलते हैं PET, मतलब फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का मतलब टेस्ट होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में आपको 100 मीटर मतलब को दौड़ना है। कैजुअल कैरिंग टेस्ट, लिफ्टिंग कैरिंग सैंड बैग टू 50 मीटर, मतलब आपके बालू का 50 मीटर आपको बालू का बैग दे दिया जाएगा, आपको लेके उसको चढ़ना है, कैरिंग करना है। फिर पोल क्लाइंबिंग होगा, पोल पे आपको चढ़ने के लिए बोलेगा। रोप क्लाइंबिंग होगा, मतलब रस्सी से आपको चढ़ने के लिए बोला जाएगा। ये सब टेस्ट है, आप देख लीजिएगा इसको। और ये हर टेस्ट जो है 20 मार्क्स का होगा, जितना भी टेस्ट दिया हुआ है। ईच टेस्ट कैरी 20 मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी टेस्ट होगा, एक टेस्ट आपका ईच टेस्ट कैरी 20 मार्क्स, मतलब एक टेस्ट आपको 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद आप यहाँ आते हैं कि रनिंग में आपको किस तरह से मार्क्स मिलेगा। तो ये आप देख लीजिए, 20 नंबर मिलेगा अगर 12 सेकंड में आप दौड़ जाते हैं। 100 मीटर जो है 12 सेकंड में आप दौड़ जाते हैं तो 20 मार्क्स मिलेगा। आपको 50 किलो का बालू का बैग दे दिया जाएगा, और आपको जो है आप 20 सेकंड में चलिएगा तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। 30 सेकंड में आप अगर चलते हैं तो आपको ये 16 मार्क्स दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको थोड़ा दोस्तों अच्छे से समझिए। पोल क्लाइंबिंग में तो आपको पोल पे चढ़ने के लिए बोला जाएगा, और पोल जो है 8 मीटर का पोल होगा, आपको 30 सेकंड में चढ़ना है। अगर उस पोल का अगर पूरा पोल आप चढ़ लेते हैं 30 सेकंड में, तो आपको 20 नंबर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर 8 मीटर का पोल है, उसका आप 3/4 हाइट ही चढ़ पाते हैं, मतलब 6 मीटर, 3/4 इसका 6 होता है। आप 6 मीटर चढ़ पाते हैं तो आपको 16 नंबर दिया जाएगा। उसी तरह से आपका 8 मीटर का 2/3 भाग अगर आप चढ़ पाते हैं तो 12 नंबर दिया जाएगा। 1/2 आप चढ़ते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। 1/2 मतलब 4 मीटर चढ़ पाते हैं 30 सेकंड में, तो आपको अब 4 मीटर चढ़ते हैं तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। 1/2 हाइट अगर चढ़ते हैं, अगर 1/3 हाइट आप चढ़ते हैं तो आपको 8 नंबर दिया जाएगा। ये है इसका फिजिकल टेस्ट में ये सब क्राइटेरिया है। उसके बाद है दोस्तों रोप क्लाइंबिंग, मतलब रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ने के लिए है। तो 8 मीटर आपको चढ़ना है 20 सेकंड में। अगर आप 8 मीटर 20 सेकंड में चढ़ जाते हैं तो आपको 20 में 20 मार्क्स दिया जाएगा।
अगर 8 मीटर का 3/4 भाग अगर आप चढ़ पाते हैं 20 सेकंड में तो आपको जो है 16 मार्क्स दिया जाएगा। 2/3 हाइट अगर चढ़ते हैं तो आपको 12 मार्क्स दिया जाएंगे। 1/2 हाइट चढ़ते हैं तो 1/2 चढ़ते हैं तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और 1/3 हाइट अगर आप चढ़ते हैं तो 8 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी तरह से लैडर क्लाइंबिंग है, आप अपना देख लीजिएगा। 35 सेकंड में 20 नंबर, 45 सेकंड में 18 नंबर। तो आप इधर टाइमिंग दिया हुआ है, इधर नंबर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो ये है आपका एग्ज़ाम। पहले आप एग्ज़ाम निकाल लीजिए, ये सब ईजी है, ये आपका हो जाएगा। आप एग्ज़ाम पहले निकाल लीजिए। और यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, आपको 0 नंबर दिया जाएगा। जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम से ज़्यादा आप लेते हैं टाइम तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप इस 100 मीटर को बोला गया है कि 12 सेकंड में चढ़ते हैं तो 20 में 20 नंबर दिया जाएगा। अगर वहीं पर आप बोल रहा है कि 16 सेकंड में आप चढ़ते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। उसी तरह से आपको 0 मार्क्स कब दिया जाएंगे वो यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट। मतलब आपको 25,000 रुपया जब ज्वाइनिंग करिएगा तो आपको ट्रेनिंग में 25,000 रुपया आपको पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप समझ लीजिएगा, ट्रेनिंग में आपको 25,000 रुपया मंथली दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और 1 महीना के अंदर आप जॉब छोड़ देते हैं तो आपको कोई पैसा उसको पे नहीं करना पड़ेगा कंपनी को। और अगर आप 1 या 2 मंथ जॉब कर लेते हैं, छोड़ते हैं तो 50,000 आपको देना पड़ेगा। और अगर 2 से 3 मंथ जॉब करते हैं, छोड़ते हैं तो 75,000 देना पड़ेगा। और 3 मंथ और मतलब ट्रेनिंग में 3 मंथ कर लेते हैं और कभी भी छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। और ट्रेनिंग खत्म हो जाता है 1 साल के बाद, अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो 3 लाख रुपये का बॉन्ड है, 3 लाख आपको वापस करना पड़ेगा। और 1 से 2 साल के बीच में अगर छोड़ते हैं तो 2 लाख, और 2 से 3 साल के बीच में छोड़ते हैं तो 1 लाख रुपया। और 3 साल के बाद अगर नौकरी छोड़ते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप वहाँ से रिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, आपको 1,000 रुपये फॉर्म भरने में लगेगा अगर आप UR OBC EWS कैटेगरी से हैं। बाकी के लिए पैसे का इसमें प्रावधान नहीं रखा गया है, आपको 0 रुपया लगेगा। तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, मतलब जिस रीजन का वैकेंसी निकला हुआ है आपका सेंटर उसी रीजन में रहेगा। पर आपका बिहार में है तो बिहार में ही आपको सेंटर रहेगा। आप बंगाल से हैं तो बंगाल में ही एग्जाम सेंटर होगा। और इतना ही स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसमें कुछ है नहीं, बाकी आप फॉर्म भरिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी थैंक यू।